आज के टॉपिक में हम सेंट्रल फोर्स यानी कि केंद्रीय बल के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल फोर्स एक तरह का फोर्स होता है जो हमेशा पॉइंट के अलोंग पॉइंट की लाइन पे काम करता है। जैसे कि a central force acting on a particle is always directly towards or away from a fixed point and is magnitude depends only on the distance from the point। यानी कि अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर और इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा हो और इस पॉइंट का जो मूवमेंट हो वो इसी लाइन पर, जिस लाइन पे फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। यानी कि दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही ये फोर्स काम करता है, सेंट्रल फोर्स। इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता और ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इन दोनों के बीच की दूरी पे। जो ये दूरी होती है, फोर्स कहाँ से, जिस पॉइंट से फोर्स लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस पर ही मैग्नीट्यूड वर्क करता है। यानी कि फोर्स the central force depends only on the magnitude of distance यानी F की जो वैल्यू होगी वो एफ आर कोई भी फंक्शन हो सकता है डिस्टेंस का, एनी फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। तो मान लिया हमने कि ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट को कोई फोर्स है जो इसी लाइन में खींच रहा है। तो अब इस फोर्स को, अगर ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना लगेगा, यानी बल आघूर्ण कितना लगेगा, उसको देखते हैं। टॉर्क पाई सेंट्रल फोर्स। तो टॉर्क की वैल्यू होती है, जिस तरह फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक उसी तरह से टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो टॉर्क जो होता है वो एंगुलर फोर्स होता है, चूँकि जो किसी चीज़ को रोटेट करने की कोशिश करता है, तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी डी बाई डी टी, जे की जगह आर क्रॉस पी। और डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी ऑफ पी जो हो जाएगा यहाँ से वो एफ हो जाएगा, तो आर क्रॉस इसको हम एफ भी ले सकते हैं।
यहाँ से हमने देखा जो फोर्स हमारा है, अगर सेंट्रल फोर्स है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो इस फोर्स को हम यहाँ से ले सकते हैं, यानी आर क्रॉस एफ आर कोई फंक्शन है इनटू आर वेक्टर क्रॉस लिख सकते हैं, या ये हमारा एफ आर चूँकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस बाई आर वेक्टर, और ये आर क्रॉस आर दोनों चूँकि एक ही वेक्टर हैं और दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट है, तो दो सेम प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स के बीच अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। टॉर्क इज ऑलवेज जीरो इन सेंट्रल फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, पहला कंक्लूजन, कि अगर सेंट्रल फोर्स है कोई तो उसमें टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं फिजिकली, टॉर्क मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए अगर इस चीज़ को हम फोर्स लगाए यहाँ से, ये टॉर्क है, फोर्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, बॉडी होगी कोई, और फोर्स इसको हम लगाएं अगर, तो ये इसका जो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये बताएगा कि टॉर्क कितना है। यानी कि आर क्रॉस पी से आर क्रॉस एफ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क के लिए, ये आर होगा, तो ये बताता है कि टॉर्क कितना लग रहा है। लेकिन इस यहाँ पर चूँकि ये फोर्स इसी बॉडी के लाइन में लग रहा है, इसलिए ये आर यहाँ पे जीरो हो जाता है, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो हो जा रहा है, इसलिए टॉर्क सेंट्रल फोर्स में हमेशा जीरो लगता है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ से देखें कि टी इक्वल टू जीरो है, यानी कि टी टॉर्क इक्वल टू डी जे बाई डी टी जीरो है, यहाँ से है, इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम हुआ वो कांस्टेंट होगा। एक दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है सेंट्रल फोर्स के सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ देखते हैं, और सेंट्रल ऑफ फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि हम जानते हैं जब हमारी अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और इसी अलाइन में खींचती है, बिल्कुल उसी अलाइन में दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी पर सेंट्रल फोर्स लगता है। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए स्पेस में ए है, बी है, सी, अलग अलग पॉइंट उस पर हैं, तो इस पर जो केंद्रीय बल लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उनके मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा और डिपेंड करेगा फोर्स पे, डिस्टेंस पे। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो जितने भी फोर्सेस लगेंगे अर्थ पर, अर्थ जो मतलब खींचेगा वो अपने सेंटर के अबाउट खींचेगा, इसीलिए इनको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्योंकि ये लाइन जो ऑब्जेक्ट है जिसे अर्थ खींच रहे वो इसी फोर्स इसी लाइन पर है, इसलिए यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो है, कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, इसलिए हमारा टॉर्क हमेशा यहाँ पर जीरो लगेगा। यानी कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश नहीं, रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि अभी तक खींचेगा। टॉर्क जो है हमेशा बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करता है और ऑब्जेक्ट को फोर्स के जो लाइन होता है उसी पर लाने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर फोर्स ऑलरेडी उस लाइन पर है, इसलिए लाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए टॉर्क हमेशा यहाँ पर जीरो होगा। अब जो सेंट्रल फोर्स होता है उसकी नॉर्मल जो इक्वेशन दिया जाता है वो एफ के इक्वल टू माइनस के बाई आर, के कोई कांस्टेंट है और आर टू द पावर एन है। एन डिफाइन करता है कि वो इनवर्स स्क्वायर ला या थर्ड ला है, स्क्वायर ला है। तो सेंट्रल इनवर्स स्क्वायर ला में एन की वैल्यू 2 होती है। यहाँ पे अगर फोर्स आपका, इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, यानी कि फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है, देन के इज पॉजिटिव होगा,
और जो फोर्स होगा, जो डायरेक्शन फोर्स का जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो अगर फोर्स नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर फोर्स रिपल्सिव है, देन के जो होगा वो नेगेटिव होगा एंड फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी तरफ खींच रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर रिपल कर रहा है तो पॉजिटिव। इसकी दूसरी एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे दूसरा एग्जांपल है कूलॉम्स लॉ। ये भी आपका कूलॉम्स लॉ जो है ये भी आपका सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। इसमें भी एक चार्ज होता है क्यू, जो किसी भी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींचता है या रिपेल करता है, डिपेंड करता है कि इसका चार्ज डिस्चार्ज का चार्ज रिपेल वो साइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, और ये लाइन वही है, लाइन है एक ही लाइन, दोनों को मिलाने वाली पॉइंट्स पर ही फोर्स लगता है हमेशा, इसलिए सेंटर फोर्स है। यहाँ पर एफ हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये क्यू है, नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो नेगेटिव चार्ज, अगर ये मान लिया हम नेगेटिव चार्ज है तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और फोर्स की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये हमारा ये रिपल्सिव हो गया और ये हमारा अट्रैक्टिव हो गया। तो दो एग्जाम्पल मिले सेंट्रल फोर्स के, पहला ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरा कूलॉम्स लॉ यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं क्योंकि ये दोनों फोर्स ऑब्जेक्ट को मिलाने वाले लाइन पर ही काम करते हैं। तीसरा कंक्लूजन, दो कंक्लूजन तो मिले, पहला टॉर्क हमेशा जीरो होगा, सेंट्रल फोर्स में। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। और एक कंक्लूजन ये है कि सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की, वो इस तरह जाती है, द पोटेंशियल एनर्जी इन सेंट्रल फोर्स U इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट F डॉट डी आर। अब फोर्स चूँकि अट्रैक्टिव है, अगर तो माइनस ले लिया हमने, एनर्जी जो होती है वो बल फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि जो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस है उसी पर है, जो वर्क हम करते हैं वो उसी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा ऑब्जेक्ट का, अगर फोर्स लग रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एफ डॉट आर होगी। तो दोनों एक क्लोज सिस्टम बना लेंगे। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लिया ए कोई ऑब्जेक्ट है, और इस पर ये यहाँ से फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट से ये पॉइंट अपनी तरफ से खींच रहा है, तो जैसे जैसे ये धूप कम होता जाएगा ये दोनों एक क्लोज सिस्टम बना लेंगे, जिसकी जो फोर्स इस पर वर्क करेगा वो वर्क इस ऑब्जेक्ट की, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो जब ये डिस्टेंस कम होगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा और ये दोनों और क्लोज सिस्टम बना लेंगे। तो नेगेटिव का मतलब एक तरह से बाइंडिंग सिस्टम हो जाता है। अब इस
इसको अगर हम अलग करें वेक्टर के फॉर्म में तो u इज इक्वल टू माइनस 0 to इनफाइनाइट, फोर्स को रखते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इक्वल टू माइनस 0 to इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली जो इसका y कंपोनेंट होगा वो माइनस एफ वाई डी वाई हो जाएगा और जो z कंपोनेंट होगा वो माइनस एफ जेड डी जेड हो जाएगा। तो अलग अलग कंपोनेंट भी कर सकते हैं इसको। अब अगर हम इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने पर जो हमारा फोर्स आएगा वो माइनस डेल यू एक्स बाई डेल एक्स। इसी चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे हम, वाई डायरेक्शन में जाएगा फोर्स वो माइनस डेल यू वाई बाई डेल वाई और एफ जेड होगा वो माइनस डेल यू जेड बाई डेल जेड। अब तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो जो फोर्स होगा वो माइनस आई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे डेल यू बाई डेल वाई प्लस के डेल यू बाई डेल जेड वेक्टर फॉर्म में माइनस डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल जेड वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के और यू बाहर आ गया। ये इसको हम लोग नेबुला कहते हैं या ग्रेड डेल ऑपरेटर, एक तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल ऑपरेटर। इसको हम लोग कहते हैं अपोजिट ट्रायंगल से। तो जो हमारा फोर्स हो गया वो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस के साथ, यानी कि माइनस ग्रेड ऑफ यू। ये वेक्टर फॉर्मेशन है कि अगर आपका फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट होगा। तो जो कंडीशंस निकली, पहला कंडीशन निकला टॉर्क इज 0, दूसरा जे इज कांस्टेंट और तीसरा निकला फोर्स इज कंजर्वेटिव, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। तो सेंट्रल फोर्स के तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले। पहला हो गया कि जो सेंट्रल फोर्स होता है उसमें टॉर्क हमेशा 0 होता है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है और तीसरा जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट होता है माइनस के साथ। अब इसी पर एक और थ्योरम है कि अगर हम इस फोर्स का कर्ल ले लें, टेकिंग कर्ल ऑफ फोर्स एफ, यानी कि हम कर्ल ले लें अगर तो ये कितना आएगा। अगर कोई सेंट्रल फोर्स है और उस फोर्स का कर्ल ले लिया जाए, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया जाए डेल के साथ, ये एक क्वांटिटी वेक्टर की प्रॉपर्टी है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फोर्स का अगर हम कर्ल ले लें तो कितना आएगा।
तो जैसे कि हम जानते हैं कर्ल ऑफ फोर्स की जगह पे माइनस ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि माइनस बाहर आ गया, अब चूँकि ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों जो हैं सेम है, और जब किसी दो सेम वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो हमेशा जीरो होता है। इसको हम सिंपली प्रूव भी कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़ को रख के आई जे के में, लेकिन ये सिंपल रूल है कि दो सेम वेक्टर अगर होते हैं तो दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो अगर कोई फोर्स इंटरल है, इफ़ एनी फोर्स इज central force, then its curl is always जीरो। तो अब जो प्रॉपर्टीज निकल कर आई सेंट्रल फोर्स की, वही निकली। पहला, टॉर्क इज जीरो। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तीसरा, दे आर कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि जो फोर्स होगा वो माइनस ग्रेडियंट होगा पोटेंशियल एनर्जी के। और जो चौथा निकला वो कर्ल ऑफ एफ इज ऑलवेज जीरो। ये 4 पॉइंट निकले सेंट्रल फोर्स की, जो प्रॉपर्टीज निकली वो ये चारों हैं। अब इसके आगे देखते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा माइनस के बाई आर स्क्वायर। जो जनरल रूल था वहाँ पर एन की वैल्यू आर रखते हैं हम, 2 रख आर स्क्वायर वेक्टर। ये सेंट्रल फोर्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ का जनरल इक्वेशन हुआ। अब अगर हम इसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें एक बार तो जो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी यू इक्वल टू माइनस के बाई आर। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। पहला एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स, पहला होता है ग्रेविटेशन फोर्स। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब खींचते हैं। ऑब्जेक्ट ए हो गया, ऑब्जेक्ट बी हो गया, और दोनों का जो भी जो फोर्स लगता है वो इसी लाइन पे लगता है। इसका मास हमने m1 ले लिया, इसका मास m2 ले लिया, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर के। अर्थ के मामले में अगर ये मान लिया हमारा एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो इसका मास m हो गया। तो अर्थ के केस में
कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा आर है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का सेंट्रल फोर्स है जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉर्म में रहता है। दूसरा एग्जाम्पल कूलॉम्स लॉ है, उसकी वैल्यू भी होती है 1/4πε0 Q/r²। तो दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं और जो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर बेस्ड है। अब इसी सेंट्रल फोर्स को और एक्सपेंड करते हुए हम ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो एक्चुअली में वहाँ एक तरह का फील्ड जनरेट करता है। वो फील्ड उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये किसी छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है, इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड बना लेता है और ये फील्ड इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमको सिर्फ ग्रेविटेशनल के बारे में बात करना है, इसलिए हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे। तो जैसे कि अर्थ, अगर ये अर्थ है, ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को तरफ खींचती है तो अपनी चारों तरफ एक फील्ड बना लेती है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। वो फील्ड उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड या पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर जो फील्ड आएगा, फील्ड वो ई हम लोग इसे लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से लिखते हैं। ई इक्वल टू होता है -GM/r²। और ये फील्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर डिपेंड करता है और उसके ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी पे। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ऑब्जेक्ट की, वैसे वैसे फील्ड हमारा कम होता जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अगर अर्थ के पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर फील्ड ज़्यादा लगेगा, अगर दूर है तो फील्ड कम लगेगा। E1 मान लिया, E2 मान लिया, तो E2 इज़ लेस देन E1, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा कम ज़्यादा जा रहा है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतना कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा फील्ड उतना ज़्यादा होगा। अब इसी चीज़ को अगर हम एक बार इंटीग्रेट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये ग्रेविटेशनल फील्ड को इंटीग्रेट करें, तो हमको पोटेंशियल मिल जाता है। पोटेंशियल मतलब ये भी फील्ड का ही एक फॉर्म है। इसकी वैल्यू होती -E.dr होगी, या इसको इंटीग्रेट करें हम तो एक बार में GM/r। यहाँ पर खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि हमारा पोटेंशियल ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड को बताने के दो रास्ते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा पोटेंशियल फील्ड। पोटेंशियल स्केलर होता है और जो
फील्ड होता है वो वेक्टर होता है।